प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MCQ क्वेश्चंस क्लास 10th के हिस्ट्री से संबंधित। NCERT हिस्ट्री है ये और चैप्टर नंबर है 2 जो कि आपको सेमेस्टर 2 में आएगा। इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्नों को हल किया होगा। अब जो आपके सेकेंड टर्म के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें आपको ये चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मैं लेकर आई हूँ कुछ MCQs जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर MCQs के साथ आपको मिलेगी एक्सप्लेनेशन जो आपको शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने में भी हेल्प करेगी। तो आइए आज हम समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए थे? इसका सही आंसर है बी, 1915 में। जो गांधी जी थे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस? तो सत्याग्रह जो था वो किस आइडिया को लेकर, सत्याग्रह का जो विचार था वो क्या था? तो हम इसमें देख सकते हैं ये किससे रिलेटेड था? द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ एंड फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरियाज डिड गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह? गांधी जी ने जो सत्याग्रह के जो एरियाज थे वो किसमें, कहाँ कहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह को? किस किस एरियाज में गांधी जी ने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था? देखिए, चंपारण इन बिहार एंड अहमदाबाद, या फिर चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और अहमदाबाद। थर्ड ऑप्शन है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और अहमदाबाद, और लास्ट ऑप्शन है चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो आप देखिए कहाँ कहाँ उन्होंने किया था। बिहार के चंपारण में उन्होंने किया था, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया था, और अहमदाबाद में जो सूती कपड़े की मिल थी उसके मजदूरों के समर्थन में उन्होंने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। तो हमारा बी जो है हमारा ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? जो 1919 का रॉलेट एक्ट था वो क्या था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी? अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि इसमें उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना किसी सुनवाई के 2 साल तक बंधक बनाने की अनुमति दे दी थी। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर्स ओपन फायर एट द जलियांवाला बाग कांग्रेगेशन? तो ये किसने चलाई थी वहां पे गोलियां चलाने का जो आदेश था वो किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल डायर ने, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द खिलाफत कमेटी फॉर्म? जो खिलाफत कमेटी थी वो कब और कहां पर फॉर्म की गई थी? तो ये मार्च 1919 में बॉम्बे में फॉर्म की गई थी। व्हाट एक्शन वर टेकन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जिसे हम हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन, उसके दौरान कौन कौन से एक्शन लिए गए थे? तो देखिए, जब हम बाकी 3 ऑप्शन देखेंगे जैसे बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विस, ये भी किया गया था। सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड, ये भी किया गया था, ये भी किया गया था। बायकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, ये भी किया गया था। तो ये सब अलग अलग आएंगे। तो ये तीनों चीज सम्मिलित रूप से किस में सही है? ये अलग अलग है तो ये सही नहीं है। ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि टाइटल्स का सरेंडर किया गया था, यानी कि जो भी उपाधियां दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी उपाधियां दी गई थी उनको सरेंडर कर दिया गया था। सिविल सर्विसेज का बायकॉट किया गया था। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स, इन सब चीज़ों का बायकॉट किया गया था इस आंदोलन के दौरान। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई वाज द साइमन कमीशन सेटअप बाय द ब्रिटिश? एक साइमन कमीशन आपने पढ़ा है, वो किस लिए सेटअप किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? क्वेश्चन है ये। तो देखिए, साइमन कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो किस लिए की गई थी? द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस।
जो कमीशन था वो ये देखने आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया का उसे देखना था और उसमें कुछ चेंजेस करने थे, लेकिन इसका बायकॉट कर दिया गया था भारतीयों के द्वारा। और क्यों किया गया था? क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे और उनमें एक भी भारतीय नहीं था। अगला क्वेश्चन ये देखिए, हम इसी से संबंधित है, ये भी साइमन कमीशन से ही। व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया एंड हाउ वाज इट रिसीव्ड बाय द इंडियंस? तो देखिए, साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा और इसको इंडियंस ने इसको कैसे रिसीव्ड किया? तो ये पहुंचा 1928 में और भारतीयों ने इसका स्वागत क्या कहकर किया था? साइमन गो बैक। हु अनाउंस्ड अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड व्हेन? अच्छा, भारत को डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा था वो किसने दिया था और कब? तो ये दिया था लॉर्ड इरविन ने 1929 में। When did the Lahore Congress under the presidency of Jawaharlal Nehru formalize the demand of पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कॉम्पिटिशन लेवल पे भी पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी, कि जो पूर्ण स्वराज की मांग थी कांग्रेस के द्वारा वो कब की गई थी? तो ये की गई थी दिसंबर 1929 में। ये आप हमेशा याद रखना कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। तो उसका जो हर साल वार्षिक अधिवेशन होता था वो दिसंबर में ही होता था, 29 दिसंबर को ही होता था। तो जो भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे वो हमेशा दिसंबर में होते थे। अगर कोई स्पेशल अधिवेशन है, कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए थे तो उनके लिए अलग मंथ हो सकता था, लेकिन ये हमेशा दिसंबर में होती थी। तो दिसंबर 1929 में ये मांग रखी गई थी और जो ये हुई थी लाहौर में, और इसके जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द सॉल्ट मार्च बाय गांधी एंड हिज कंपेनियंस? गांधी जी और उनके साथियों के द्वारा एक सॉल्ट मार्च किया गया था, उसका क्या कारण था? कॉज क्या था उसका? बिकॉज ऑफ द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। जो नमक पे जो कानून नमक पे एक कर लगाया गया था, सॉल्ट टैक्स, उसको अबॉलिश करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये सॉल्ट मार्च किया गया था। क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि नमक एक ऐसी वस्तु है जिसे अमीर और गरीब दोनों समान रूप से प्रयोग करते हैं, और नमक बनाने का जो एकाधिकार था वो अंग्रेजी सरकार को था। तो इसी एकाधिकार को खत्म करने के लिए और नमक पर लगे कर को, टैक्स को हटाने के लिए सॉल्ट मार्च निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू मुस्लिम ब्रदर्स सपोर्टेड द मूवमेंट अलॉन्ग विद गांधी? गांधी जी के साथ कौन से दो मुस्लिम भाइयों ने जो गांधी जी का मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया था? तो देखिए, ये थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने ही स्थापना की थी किसकी? खिलाफत आंदोलन की। तो इन दोनों भाइयों ने गांधी जी के आंदोलन को सपोर्ट किया था। व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन? अब जो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो दोनों साथ में चले थे वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1921 में। What were the effects of the non-cooperation movement on the economic front? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो इफेक्ट थे वो इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या थे? तो देखिए क्या थे, फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लॉथ्स। तो यहाँ पे जो भी विदेशी सामान थे उनका बायकॉट कर दिया गया था। जो भी शराब की दुकानें थी, लिकर शॉप्स थी, उनको भी उनके बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था, और जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जला दी गई थी और लोगों ने इंडियन कपड़े को पहनना स्टार्ट कर दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा ना पिकेट का मीनिंग क्या था? तो देखिए, पिकेट का मीनिंग क्या था? ये एक तरह का धरना प्रदर्शन ही होता था, अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। ये एक विरोध करने का ऐसा तरीका होता था जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में जाने का जो मेन रास्ता होता था, जो उसमें प्रवेश करने का, नहीं जो एंट्रेंस होता था, उसको बंद कर देते थे, तो उसको पिकेट बोला जाता है। वाई डिड द मूवमेंट स्लो डाउन? अब देखिए, जो ये मूवमेंट था हमारा, जो गांधी जी ने चलाया था, अभी हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों स्लो डाउन हो गया था? तो देखिए, ये स्लो डाउन इसलिए हो गया था, बहुत जल्दी ये धीमा पड़ गया था, क्योंकि हैंडमेड इंडियन गुड्स लाइक खादी वर्कड आउट मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग देन मिल मेड गुड्स। जो हैंडमेड खादी थी, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, तो जो गरीब लोग थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा वो टाइम कंज्यूमिंग भी थी। जो मिल से कपड़ा बनता था वो जल्दी बन जाता था,
और इसीलिए वो सस्ता भी पड़ता था, क्योंकि वो एक लार्ज क्वांटिटी में बनता था। लेकिन जो हाथ से बना खादी का कपड़ा होता था, एक तो वो बहुत ज़्यादा दिनों में बनता था और वो हाथ से बनाया जाता था, तो उसकी लागत भी ज़्यादा आती थी, उसमें मेहनत भी ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो महंगा होता था। तो इसलिए लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। तो धीरे धीरे ये जो आंदोलन था ये स्लो डाउन हो गया, क्योंकि इसमें क्या था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था और भारतीय कपड़ों को पहनना था। लेकिन भारतीय कपड़े उतनी मात्रा में और उस रेट में उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट वाज द बेगार सिस्टम। देखिए ये बेगार सिस्टम क्या था। तो बेगार एक तरह के मतलब श्रम करवाना होता था, जिसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते थे। तो लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, लोगों को बिना किसी पेमेंट के काम करने के लिए जो मजबूर किया जाता था, उसको बेगार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 अबाउट। जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, जो कि 1859 में पारित हुआ था, ये क्या था, किसके बारे में था। तो ये था, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। यानी कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो बड़े बड़े प्लांटेशंस की जो खेती होती थी, जैसे चाय की हो गई, कॉफ़ी की हो गई, इस तरह की जो बड़े बड़े फील्ड पे होती थी, उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स थे, वो बिना परमिशन के उस जगह को नहीं छोड़ सकते थे। यही था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूर ही हेल्पफुल होंगे। और इसी चैप्टर के नेक्स्ट, अभी हमने सिर्फ एक आंदोलन की बात की है यहाँ पर, एक मूवमेंट की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। अभी हम जो नेक्स्ट है हमारा, एक तो है क्विट इंडिया मूवमेंट और एक है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी के 3 आंदोलन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो बाकी 2 के लिए भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो तब तक वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।